हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। क्या समझते हैं टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब? क्या समझ में आता है आपको? टाइम ऑफ सप्लाई। सर, इससे तो हमें ये समझ में आता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोलेंगे कि सप्लाई हो गई है। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोलेंगे कि सप्लाई हो गई है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से तो और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए मिस्टर बी को गुड्स सेल करते हैं। ठीक है, गुड्स सोल्ड करते हैं। तो क्या सीधा उठा के इन्होंने गुड्स सोल्ड कर दिया होगा? इनको काम कहानी खत्म? नहीं सर, इसमें डिफरेंट स्टेजेस आएंगे। पहले मिस्टर बी ने ऑर्डर दिया होगा, फिर मिस्टर ए ने इनवॉइस इशू किया होगा। ठीक है, गुड्स डिस्पैच किए होंगे, फिर मिस्टर बी ने गुड्स रिसीव किया होगा, फिर मिस्टर बी ने पेमेंट किया होगा। ठीक है, इतनी सारी स्टेजेस इसमें इंक्लूड है एक सेल करने के अंदर। तो हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलेंगे कि सप्लाई हो गई? ऑर्डर दिया तब मान लेंगे कि सप्लाई हो गया, कि इनवॉइस इशू किया तब मान लेंगे कि सप्लाई हो गया, पेमेंट किया तब मान लेंगे। तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोलेंगे कि सप्लाई हो गया और उसके ऊपर अब हमें जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है? तो यही यही इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है कि अगर सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, और इन केस सर्विसेज है तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा। ओके। ओके सर। तो इसमें जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे हम, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इसमें हम 5 केसेस पढ़ के चलेंगे। पहला है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। दूसरा, अगर आरसीएम है तो आरसीएम के अंदर क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा। आरसीएम में क्या होता है? जनरली जो हमारा पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की, जो गुड्स सोल्ड कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो सप्लायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन आरसीएम के केस में क्या होता है कि जो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सप्लायर से शिफ्ट कर दी जाती है रिसिपिएंट के, जो रिसीवर है उसके ऊपर शिफ्ट कर जाती है। तो रिसिपिएंट आरसीएम के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो गया आरसीएम। देन वाउचर। वाउचर क्या है सर? मान लीजिए हमें कोई वाउचर मिला। ठीक है, वाउचर मिला, हम उसको उसके अगेंस्ट कुछ रिडीम कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। तो उस केस में उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? देन अदर्स। जो इनमें कवर नहीं होगा वो सारे अदर्स के केस में आ जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट वगैरह कभी चार्ज होता है डिले पेमेंट पे। मान लीजिए मान लीजिए मिस्टर ए ने बोला इसको कि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना मिस्टर बी को, लेकिन इसने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। तो मिस्टर ए उस पेमेंट के ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो ये 5 केसेस हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसके अंदर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वाउचर्स है, हमें वाउचर्स मिला है, ठीक है, जिसको हम रिडीम कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। और जो इन केसेस में कवर नहीं है उस केस में अदर्स में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। एंड इंटरेस्ट वगैरह के लिए जो डिले पेमेंट किया, पेमेंट में डिले किया उसकी वजह से जो इंटरेस्ट लगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ये 5 केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। देन उसके बाद हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखेंगे। तो
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स स्टार्ट करते हैं, उसमें भी हम पहला केस उठाते हैं, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन हमारा 12 है और उसको हमें सेक्शन 31 के साथ पढ़ना है, जो कि हमारा इनवॉइस से रिलेटेड सेक्शन है। ठीक है, ठीक है सर। एज पर सेक्शन 12(2), the time of supply of goods are taxable under forward charge is the earlier of the following two dates. अच्छा सर, date of issue of invoice by a supplier or the last date on which the invoice ought to be issued in term of section 31 to the extent of invoice cover the supply of goods, इसमें बोला है। और दूसरा है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर टू द एक्सटेंट द पेमेंट कवर द सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें बोला है कि डेट ऑफ इशू, ठीक है, और लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस शुड बी इशूड, और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या, जिस दिन हमारा इनवॉइस इशू हुआ, ठीक है, अगर हमने इनवॉइस इशू किया है तो, और मान लीजिए इनवॉइस इशू करने का टाइम निकल गया, जो हमारा सेक्शन 31 में बताता है कि इनवॉइस हमें इस दिन तक इशू कर देना है, मान लीजिए डेट निकल गया, तो उस केस में लास्ट डेट जिस दिन तक मुझे वो इनवॉइस इशू करना था, ठीक है, और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। उसके बाद आता है, उसके बाद ये था जब हमारा नया नया लॉ आया था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद सर्कुलर आया और उसके अंदर बोल दिया गया क्या, कि कि ऑल टैक्स पेयर अंडर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो भी हम टैक्स पेयर हैं उनको क्या करना है, एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लायर, जो कंपोजिशन डीलर है उनको छोड़ के, कि उनको एडवांस के टाइम पे जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के टाइम पे ये जो डेट ऑफ पेमेंट वाली कहानी है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट वाली बात आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है। आज के टाइम पे हमें क्या देखना है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड, ठीक है, जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है उसका आखिरी दिन, ठीक है, अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सर लास्ट डेट क्या होती है इनवॉइस इशू करने की, टाइम लिमिट फॉर इश्योरेंस ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसमें बोला गया है कि अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर मूवमेंट, ठीक है, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उसको रिमूवल से पहले, ठीक है, रिमूवल से पहले तक, ठीक है, जिस दिन हम रिमूव कर रहे हैं गुड्स को उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है, ठीक है। और अदर केसेस, जिस केसेस में हमारा जो गुड्स है उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में जिस दिन हम अवेलेबल करा रहे हैं दूसरे पर्सन को, जिस दिन हम अवेलेबल करा रहे हैं इसको, जो गुड्स है, ठीक है,
तो ऑन और बिफोर, दूसरे को जब अवेलेबल करा रहे हैं उससे पहले, ठीक है। और जिस दिन अवेलेबल करा रहे हो उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। तो जिस गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मान लीजिए फैक्ट्री से निकल के जो बायर है उसके वहाँ पे भेजना है, तो जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उस केस में जब हम रिमूव कर रहे हैं उस गुड्स को, तो रिमूव करने तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। और जिस केस में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, मान लीजिए जहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, बायर वहीं से अपना उठा के ले जाएगा, तो उस केस में अ, जब हम उसको अवेलेबल करा रहे हैं, बायर को अवेलेबल करा रहे हैं, तो उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। ओके। ओके सर। The invoice need to be issued either before or at the time of removal of goods where सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, जहाँ पे गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जब हम उसको रिमूव कर रहे हैं फैक्ट्री से या जो हमारे शोरूम है कहीं से भी, तो उस दिन तक रिमूव, जिस दिन हम रिमूव कर रहे हैं अपने प्रीमिसेस से, ठीक है, उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। और डिलीवरी ऑफ गुड्स, मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रेसिपिएंट इन एनी अदर केस, और जिस केस में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, जिस दिन हम अवेलेबल करा रहे हैं सामने वाली पार्टी को, उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। ओके। ओके सर। उसके बाद हमारा एक और केस आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस, जहाँ पे कंटिन्यूसली गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं, जैसे हमारे घर में गैस पाइपलाइन आती है, ठीक है, उस पाइपलाइन के थ्रू गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे हम कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो उस केस में इनवॉइस कैसे इशू होता है, क्योंकि वहाँ पे तो कंटिन्यूस है, हमें पता ही नहीं है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनवॉइस इशू करना है। तो उसके लिए बोला गया है कि जो गैस कंपनीज हैं वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट भेजती है कि आपने इतना गैस यूज़ किया है और इतना आपको पेमेंट करना है, पीरियोडिकली भेजते हैं। तो उस पीरियोडिकल स्टेटमेंट या फिर रिसिप्ट, पीरियोडिकल पेमेंट की जो रिसिप्ट है, ठीक है, उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। In case of continuous supply of goods, the invoice should be issued before or at the time of issuance of periodical statement, receipt of periodical payment, ठीक है। जो अकाउंट स्टेटमेंट इशू कर रही है गैस कंपनीज, उस दिन तक या फिर जो पेमेंट रिसीव हो रहा है उस दिन तक हमें क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है। ओके। ओके सर। तो क्या है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या है सर, इनवॉइस इशूड और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड। फिर पेमेंट से रिलेटेड कुछ बातें दे रखी हैं, बट जब पेमेंट ही एप्लीकेबल नहीं है तो फिर उससे रिलेवेंट चीज़ें पढ़ के फ़ायदा भी नहीं है, तो हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ये फॉरवर्ड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जो इसमें बस ये बता रखा है कि जैसे कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, इसमें बोला गया है कि जो सप्लायर है सप्लायर है उसको कब पैसा मिला, या तो बुक्स में उसने एंट्री पहले रिकॉर्ड करी होगी या बैंक में डाला हुआ, तो जो बैंक में पहले पैसा गया या फिर बुक्स में पहले रिकॉर्ड किया सप्लायर ने, दोनों में जो भी अर्लियर हो हमारा पेमेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे चेक आया सीधा बैंक में जमा करा दिया, रिकॉर्ड 2 दिन बाद कर रहा है, तो जिस दिन डिपॉजिट कराया वो हमारा क्या बन जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट। मान लीजिए रिकॉर्ड पहले कर लिया, चेक अपने घर पे रखा हुआ है, तो उस केस में जो उसने रिकॉर्ड करी बुक्स में वो हमारा डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा, बट ये तो हमारे रिलेवेंट ही नहीं है इसके लिए, तो इसीलिए छोड़ देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा एक और स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन आती है, गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। इसमें क्या होता है कि गुड्स भेज देते हैं, सामने वाला पार्टी यूज़ करता है, देखता है, उसको अच्छा लगता है, तो अप्रूव करेगा तो हम उसको सेल बुक करेंगे, नहीं करेगा तो वापस कर देता है वो। ठीक है। तो इस केस में ये तो है नहीं कि हमने गुड्स भेज दिया तो वो लेके बैठा रहेगा, तो एक रीजनेबल टाइम दिया गया है कि रीजनेबल टाइम तक अगर गुड्स या तो हाँ बोले कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया, या नहीं किया, दोनों में से कुछ तो बोलेगा। अगर नहीं बोलता तो 6 महीने तक
अगर कुछ नहीं बोला उसने तो 6 महीने तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, रिमूवल के टाइम पे कर सकते हैं, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन हमने रिमूव किया उसके 6 महीने के अंदर हमें इनवॉइस इशू कर देना है, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में जो भी अर्लियर हो हमें उस केस में इनवॉइस इशू कर देना है। ओके ओके सर। एग्जाम्पल 1, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट, इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस component from vendor and assembly the machine at site. The detail of various events are, तो इसमें बोला गया एक मशीन साइट पे सप्लाई करनी है, ठीक है, और उसमें असेंबलिंग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पार्ट आएंगे और उसको साइट पे असेंबल करना है हमें। तो डिफरेंट डेट इवेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हाँ सर। 17 सितंबर को क्या हुआ, परचेज ऑर्डर दिया है एंड एडवांस दिया है 50,000 का, ठीक है, ठीक है सर। 20 अक्टूबर को क्या किया है, मशीन असेंबल हुई है एंड बाय ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज किया है। फिर 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट हुआ है, बैलेंस पेमेंट हुआ है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, हमें बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। पहला नहीं, पहला तो होगा नहीं सर, पहला तो होगा नहीं। उसमें हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या बोला है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड, ठीक है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो रिमूवल से पहले, और अदर केस के अंदर जिस दिन हम अवेलेबल करा रहे हैं वो बायर को, उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। तो हम अवेलेबल कब करवा रहे हैं सर, 20 तारीख को, तो इस दिन तक उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। 20 अक्टूबर को उसको इनवॉइस इनवॉइस शुड बी इशूड, इस दिन तक उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, लेकिन कर कब रहा है, 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को। तो इस केस में हमारा 20 तारीख को क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। फॉर फॉर एंटायर एंटायर 12 लाख, एंटायर 12 लाख रुपीज। ओके ओके सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, gas is supplied by a pipeline to the recipient, the supply is to be made for a period of 1 year, 1 साल के लिए गैस सप्लाई करनी है पाइपलाइन के थ्रू रिसिपिएंट को। मंथली पेमेंट आर टू बी मेड बाय द रिसिपिएंट, हर महीने उसको रिसिपिएंट को पेमेंट करना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके हिसाब से उसको हर महीने पेमेंट करते रहना है। द डिटेल ऑफ पेमेंट मेड आर, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर को पेमेंट करना है उसको। पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड इन ईच मंथ, ठीक है, हर महीने 5 तारीख को उसको पेमेंट करनी है। तो हमें इस केस में बताना है टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई तो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा सर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड। तो इनवॉइस कब इशू होना चाहिए था इसमें सर, अगर पीरियोडिकल स्टेटमेंट भेज रहा है तो उस दिन तक, पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करने से पहले तक, ठीक है, उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू करना है। और इन केस ऑफ पेमेंट है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के केस में जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव हो रही है उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। तो
इनवॉइस उस दिन हम मान के चलते हैं कि 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर को इनवॉइस इशू कर दिया उसने। ठीक है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर, चलिए। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या है हमारा, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस शुड बी इशूड। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर हम कोई सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं जो कि आरसीएम के अंदर आता है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच गुड्स विल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। अर्लीस्ट मतलब तीनों में से जो भी पहले हो। कौन कौन सी तीनों चीजें कंपेयर करनी है हमें, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड। आरसीएम कौन पे करता है, आरसीएम में टैक्स कौन पे करता है सर, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है। तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे गुड्स आर रिसीव, रिसीव कौन करेगा, रिसिपिएंट रिसीव करेगा। कब रिसीव कर रहा है वो डेट, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। कहने का मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या फिर डेट ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट में भी हमें देखना है कि पहले बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है या बैंक से पहले डेबिट हुआ, दोनों में जो भी पहले होगा वो हमारी डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगी। ठीक है, और डेट इमिजिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने मान लीजिए इनवॉइस इशू कर रखा है, तो उसके 31वें दिन, ठीक है, 31वें दिन तीनों में से जो भी जल्दी होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्या, रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स, पेमेंट और 31st डे फ्रॉम इनवॉइस। तीनों में जो भी अर्लीस्ट होगा, अर्लीस्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, ओके सर। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल 3, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। मई 4, 4 मई को क्या किया, सप्लायर इनवॉइसेज गुड टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी। ठीक है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्योरेंस ऑफ इनवॉइस लैप्स ऑन June 3। ठीक है, May 12, ब्रिज एंड कंपनी रिसीव द गुड्स। May 13, ब्रिज एंड कंपनी मेक द पेमेंट। तो इसमें 3 डेट दे रखी हैं। ठीक है, May 4 को क्या करता है, ये इनवॉइस इशू करता है। ठीक है, May 12 को क्या करता है, ये रिसीव कर लेता है गुड्स को। और May 30 को क्या करता है, May 30 को क्या करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, तो इनवॉइस का हम यहाँ पे क्या रोल है यहाँ पे सर, 31 दिन काउंट करना है हमें। मई से 31 दिन काउंट करना है। तो जो कि हमारा आएगा 31 दिन काउंट कीजिए कब आता है, June 4 को आएगा हमारा। ठीक है, June 4 को 31डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और 31st डे विच एवर इज अर्लीस्ट। कौन सा अर्लीस्ट है सर, 12 मई। तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर।
हाउएवर, अगर 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 हम इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट नहीं कर पाते, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हम इसके थ्रू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम देखेंगे कि रिसिपिएंट ने कब बुक्स की एंट्री करी, अपने जो गुड्स की एंट्री करी अपने बुक्स के अंदर, किस दिन उसने परचेज दिखाया। ठीक है, तो वो डेट हमारा क्या बन जाएगा, वो डेट क्या बन जाएगा, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जहाँ पे इन डेट्स से कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग दिस पैरामीटर, जो ये पैरामीटर दिए हुए हैं उसको यूज़ करके पॉसिबल नहीं है कि हम डेट निकाल पाए, then the time of supply will be the date of entry of goods in the books of recipient फिर जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज की एंट्री करेगा वो डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, ओके सर। एग्जाम्पल 4, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। मई 4, सप्लायर इनवॉइसेज गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी। ठीक है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्योरेंस ऑफ इनवॉइस लैप्स ऑन जून 3। ओके, 12 June, पिलर कंपनी रिसीव द गुड्स विच वर हेल्ड अप इन द ट्रांजिट। ओके, July 3, पेमेंट मेड फॉर द गुड्स। इसमें बोला गया है May 4, June 12, July 3। ठीक है, May 4 को क्या हुआ है, इनवॉइस इशू किया है। 12 जून को क्या हुआ है, गुड्स रिसीव किया है रिसिपिएंट ने। और 3 जुलाई को क्या किया है, पेमेंट किया है रिसिपिएंट ने। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें देखना है 31 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो 4 जून आ रहा है। 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे पहले कौन आया सर, 4 जून, तो 4 जून हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। अब जैसे कूपन्स मिलते रहते हैं, मान लीजिए ऑफिस से किसी एम्प्लॉय को कूपन मिला, हल्दीराम के हल्दीराम के कूपन मिले, तो उस कूपन के अगेंस्ट वो खाने का कोई भी आइटम खरीद सकता है। हाँ सर, कुछ भी खरीद सकता है, केक ले सकता है, खाने का आइटम ले सकता है, नमकीन ले सकता है, मिठाई ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो हमें उस टाइम पे नहीं पता कि जब हम वाउचर इशू हो रहा है उस टाइम पे नहीं पता कि वो कौन सा आइटम लेगा, कौन सा आइटम लेगा। तो उस केस में जहाँ पे वाउचर इशू के टाइम, जब वाउचर इशू किया जा रहा है उस टाइम पे पता नहीं है कि जो पर्सन है उससे क्या खरीदेगा, क्या खरीदेगा। तो इस केस में जब वो उसको रिडीम करेगा, जब वो सामान खरीद लेगा, उस टाइम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, जब वो रिडीम करेगा। ठीक है, पहला केस ये। दूसरा केस केस है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर ने शर्ट खरीदने के वाउचर दिए कि वो इससे शर्ट खरीद सकता है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कि वाउचर के अगेंस्ट वो शर्ट ही खरीद सकता है। ठीक है, तो इशू के टाइम पे हमें पता है कि इसके बदले शर्ट ही जाएगा, तो उस टाइम तो इशू के टाइम पे ही आइडेंटिफिकेबल है ये, कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि इसके बदले में शर्ट ही जानी है, शर्ट ही जानी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इस केस में, इशू ऑफ वाउचर हो जाएगा। ओके, ओके सर।
टाइम ऑफ सप्लाई of voucher exchangeable for goods is the date of issue of voucher if supply that it cover is identifiable at the point। जब इशू कर रहे हैं वाउचर उसी टाइम पे अगर पता है कि इसके बदले में क्या सामान लेने वाला है तो वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, और इशू के टाइम पे हमें नहीं पता, जब वाउचर इशू कर रहे हैं तो उस टाइम पे नहीं पता कि इसके बदले में पर्सन क्या खरीदेगा, तो उस टाइम पे जब वो रिडीम कराएगा, जो पर्सन है रिडीम कराएगा वाउचर को, उस टाइम पे उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ओके ओके सर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रेसिडुअल केसेस, और बाकी जो बच गए केसेस, उस केस में अगर रिटर्न फाइलिंग करना है, उसको रिटर्न फाइल करना है तो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होगी वो बन जाएगी। और उसके अलावा किसी और केस में जो जीएसटी की पेमेंट करी है उसने जिस दिन पे, वो डेट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो रेसिडुअल केसेस में जहाँ पे उसको रिटर्न फाइल पीरियोडिकल रिटर्न फाइलिंग करनी है तो ड्यू डेट जो होगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और इसको छोड़ के कोई और केस है उसमें भी कवर नहीं हो रहा, तो उस केस में हमारा जिस दिन वो जीएसटी की पेमेंट करेगा, जिस दिन वो जीएसटी की पेमेंट करेगा वो डेट हमारी क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके ओके सर। उसके बाद क्या होता है, कई बार मान लीजिए मिस्टर बी को गुड सोल्ड किया इन्होंने, ठीक है, और बोला कि विथ इन 15 डेज पेमेंट मिल जानी चाहिए मुझे, 15 दिन के अंदर मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए, वरना मैं 2% इंटरेस्ट चार्ज कर लूँगा। तो मिस्टर बी बोलता है ठीक है, बट ये 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया, ये 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में 2% इंटरेस्ट चार्ज करेगा ये, इंटरेस्ट कह लो, लेट फीस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, क्योंकि ये टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया, तो ये भी हमारा कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इसके लिए बोला गया है कि जब मिस्टर ए इसको रिसीव करेगा, जो ये इंटरेस्ट लगाया है इसने डिले पेमेंट के ऊपर, जिस दिन ये रिसीव करेगा, डेट ऑफ रिसीव, जिस दिन रिसीव करेगा वो डेट हमारी क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके ओके सर। तो ये था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। अगर हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो उस केस में क्या देखना है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड। ठीक है, रिवर्स चार्ज के केस में किस दिन गुड्स रिसीव किया रिसिपेंट ने, किस दिन पेमेंट करी रिसिपेंट ने, या फिर 31वें दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तीनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा वाउचर है, वाउचर के केस में जिस दिन वाउचर इशू हुआ उस दिन अगर पता है कि इसके बदले में क्या सामान लिया जा रहा है तो इशू के टाइम पे ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और उस टाइम पे अगर नहीं पता, इशू ऑफ वाउचर के टाइम पे नहीं पता कि सामने वाला इसके बदले क्या खरीदेगा, तो जब सामने वाला पर्सन उसको रिडीम कराएगा, उससे कुछ खरीदेगा वाउचर के अगेंस्ट, तो उस टाइम पे उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। उसके अलावा इसके बाद रेसिडुअल केसेस में अगर रिटर्न फाइलिंग करनी है उसको, तो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और इन अदर केसेस जीएसटी पेमेंट की डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन के आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारा ये इंटरेस्ट और लेट फीस वाला प्रोविजन है, इस केस में बोला गया है कि अगर कोई डिले पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट चार्ज करता है सप्लायर, तो उस केस में जो इंटरेस्ट और लेट फी वो रिसीव कर रहा है जिस दिन, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके ओके सर, चलिए। उसके बाद आता है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 13। सेक्शन 13 प्रोवाइड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, वाउचर के केस में क्या होगा, रेसिडुअल केसेस में क्या होगा, और इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस के बदले क्या होगा। तो वही केसेस हमें सर्विसेज के केस में भी डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हाँ सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो इनवॉइस है वो क्या इशूड हुआ है विथ इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट दे रखा है इनवॉइस इशू करने का उसके अंदर इशू हो रखा है, अगर यस या फिर नो। अगर हो रखा है देन डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट का क्या मतलब है, सप्लायर की तरफ से देख रहे हैं तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कह सकते हो आप इसको। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन उसको पैसा मिल रहा है। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, ये था जहां पे इनवॉइस विथ इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इशू हो रखा है। मान लीजिए विथ इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो उस केस में तो इनवॉइस की डेट तो हमारे पास होगी नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोविजन ऑफ सर्विस। जब सर्विसेज परफॉर्म हुई उसको कंपेयर करेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस को कंपेयर करेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ। ठीक है, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो जहाँ पे इनवॉइस इशू कर रखा है वहाँ पे हम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करेंगे डेट ऑफ पेमेंट के साथ, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो बन जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। जहाँ पे इनवॉइस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट इशू नहीं हुआ है वहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस को कंपेयर करेंगे डेट ऑफ पेमेंट के साथ, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए हम इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे टाइम ऑफ सप्लाई, तो उस केस में बोला गया है कि जब जब रिसिपिएंट जब जो रिसिपिएंट है अपने बुक्स में एंट्री करेगा रिसिप्ट ऑफ सर्विस की, वो डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, अगर इस रूल से निकल नहीं पा रहा है तो। ओके, ओके सर। सर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, वही जिस दिन सप्लायर को बैंक में पैसा आया या फिर बुक्स में रिकॉर्ड करा, दोनों में जो भी अर्लियर हो वो हमारा डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। मान लीजिए पहले बैंक में आ गया तो बैंक वाला ले लेंगे, पहले बुक्स में एंट्री कर ली तो बुक्स वाला ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए चेक आया उसके पास, सप्लायर के पास पेमेंट आई। ठीक है, तो चेक उसने अपने पास रख लिया, एंट्री कर ली, लेकिन बैंक में जमा नहीं किया, तो उस केस में जो बुक्स की एंट्री होगी वो हमारा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बन जाएगा। मान लीजिए वो आया सीधा बैंक में जमा करा दिया, एंट्री बुक्स में नहीं करी, तो बैंक में पहले क्रेडिट हो गया। हाँ सर, तो उस केस में हम जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ वो वाली एंट्री डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेके चलेंगे। ओके, ओके सर। टाइम लिमिट फॉर इश्योरेंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 31। जो हमारा सर्विस है उस केस में 30 दिन दे रखा है, 30 दिन के अंदर हमें इनवॉइस इशू करना है। जब सर्विसेज जिस दिन प्रोवाइड की उस दिन के 30 दिन के अंदर हमें इनवॉइस इशू करना है। और इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, एनबीएफसी, उस केस में 45 दिन है। ठीक है, तो जब सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, नॉर्मल केस में। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन कंपनीज, उस केस में 45 दिन है 30 दिन की जगह। ठीक है, ठीक है सर। इन केस इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विस मेकिंग टैक्सेबल supplies between distinct person as specified in section 25. Invoice may be issued before or at the time of recording such supply in the books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made. इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, टेलीकॉम कंपनी के केस में अगर जो दूसरे स्टेट में इनके ही सेम कंपनी के दूसरे ब्रांचेज है, जीएसटी नंबर है जिनके, डिस्टिंक्ट पर्सन है, उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इनवॉइस इनवॉइस
वो इशू कर सकते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है, जब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में उस टाइम पे इनवॉइस इशू कर सकते हैं, या फिर जब वो जिस क्वार्टर में सर्विसेज दी है, ठीक है, ठीक है, सप्लाई मेड हुआ है उस क्वार्टर के ख़त्म होने से पहले वो इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ओके, ओके सर। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स था, वैसे ही कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है, जो कि अगर 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने से ज़्यादा सप्लाई हो गया, ठीक है, तो उस केस में उसको हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस आर प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन अ रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months with a periodic payment obligation and include supply of such services and गवर्नमेंट में नोटिफाई। तो 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है सर्विस की, तो उसको हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोल सकते हैं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रही है। ओके, ओके सर। तो कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या होगा, कैसे पता चलेगा टाइम ऑफ सप्लाई? इस केस में इनवॉइस कब इशू होना चाहिए? तो इसके लिए भी जैसे गुड्स के केस में था, यहाँ पे भी इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे गुड्स के केस में था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, whether the due date of payment is ascertainable for the from the contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पता चल रहा है कि ड्यू डेट क्या है पेमेंट की, जो ड्यू डेट क्या है पेमेंट की, तो वो ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट या उससे पहले तक हमें हमें क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है। पहला केस जहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट से पता चल रहा है कि कब कब पेमेंट करना है, तो पेमेंट की डेट तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। Before or at the time when the supplier of service receive the payment where the due date of payment is not known। जहाँ पे कॉन्टैक्ट से हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, तो उस टाइम पे जब भी पेमेंट रिसीव होगा, जब भी पेमेंट रिसीव होगा सप्लायर को, उस दिन तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है, सप्लायर को इनवॉइस इशू कर देना है। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट वेयर द पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। और जहाँ पे पेमेंट किसी इवेंट के कंप्लीशन से लिंक है, जैसे कि जो बिल्डिंगें बनती है, जैसे एक फ्लोर बना, दूसरा फ्लोर बना, फिर तीसरा बना, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो बिल्डर होता है पैसे लेता है कि इतना परसेंट काम हो जाएगा तो आप उसको 20% देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको सोल्ड कर रहा है, इतना परसेंट हो जाएगा तो आपको इतना पेमेंट करना है, पूरा हो जाएगा तो 100% पेमेंट करना है। तो जहाँ पे पेमेंट लिंक्ड है कंप्लीशन ऑफ सर्टेन इवेंट्स, ठीक है, तो जब जब वो इवेंट कंप्लीट होगा उस टाइम पे हमें इनवॉइस इशू कर देना है, ठीक है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट। ओके, ओके सर। कई बार क्या होता है कि हम सर्विसेज दे रहे हैं, देते देते बीच में ही हमें किसी वजह से सर्विसेज हम परफॉर्म नहीं कर पाते, आगे दे नहीं पाते, तो उस टाइम पे जब हम सर्विसेज देना बंद कर देते हैं, उस टाइम तक हमें इनवॉइस इशू कर देना है। ओके, ओके सर। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं अब। हाँ सर, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। 6 May बुकिंग ऑफ कन्वेंशनल हॉल, सम एग्रीड 15,000 एडवांस ऑफ 3,000 रिसीव्ड। ओके। 15 September फंक्शन हेल्ड इन कन्वेंशनल हॉल। 27 October tax invoice issued for 15,000 indicating balance of 12,000 payable। 3rd November बैलेंस पेमेंट ऑफ 12,000 रिसीव्ड। तो हमें इसमें बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या क्या होगा। तो पहले लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, 4 डेट दे रखी है इसके अंदर, 6 मई, 15 सितंबर, 27 अक्टूबर और 3 नवंबर। 6 मई को बुकिंग करी, 3,000 एडवांस दिया, ठीक है, फिर 15 को फंक्शन हो गया, तो ये हो गया प्रोविजन ऑफ सर्विस, इस दिन सर्विसेज परफॉर्म हो गई, ठीक है। 27 को टैक्स इनवॉइस इशू हुआ,
ठीक है, और 3 नवंबर को बैलेंस पेमेंट हो गया, बैलेंस पेमेंट हो गया 12,000 का। तो हमें बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो क्या बोलता है, क्या बोलता है, जहाँ पे जो इनवॉइस है विथ इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इशू हो गया है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर इशू हुआ है, 15 सितंबर था, 30 दिन के अंदर हम इशू करना था, तो 15 अक्टूबर तक इशू कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो उस केस में क्या है, प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस को कंपेयर करेंगे हम डेट ऑफ पेमेंट के साथ। ठीक है सर, एक केस है, बट यहाँ पे दो पेमेंट है, आपकी दो पेमेंट इन्वॉल्व है, एक 3,000 और एक 12,000, टोटल 15,000 का था, 3,000 और 12,000, दो इवेंट आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बोला गया है, मान लीजिए पूरा का पूरा 15,000 यहीं पे रिसीव हो जाता तो झंझट ही खत्म हो जाता, झंझट ही खत्म हो जाता, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो इसमें बोला गया है, ठीक है, एडवांस जहाँ पे रिसीव हो रहा है, एडवांस रिसीव हो रहा है, उसको हम कंपेयर करेंगे प्रोविजन ऑफ सर्विस के साथ, उतने पोर्शन के लिए। तो 3,000 और ये दोनों में से जो भी अर्लियर है, कौन सा है, 6 मई, 3,000 के लिए। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद 12,000 के लिए 15 और 3 तारीख को कंपेयर करेंगे, तो क्या आ गया हमारा, 15 सितंबर। ठीक है, ठीक है सर। तो 3,000 के लिए 6 मई हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, और 12,000 के लिए हमारा क्या बन जाएगा, 15 सितंबर। 3,000 के लिए किस किस कौन कौन सी डेट को कंपेयर किया हमने, 6 मई एंड 15 सितंबर। और 12,000 के लिए कौन कौन सी डेट को कंपेयर किया हमने, सर 15 सितंबर एंड 3 नवंबर। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। अगला एग्जाम्पल है, investigation shows that ABC and company carried out service of cleaning and repair of tanks in an apartment complex for which apartment owners association showed a payment in cash on 4th April to them against the work of this description. The date of work is not clear from the record of AB and company. AB and company has not issued invoice and entered payment in its books of account. इसमें क्या हुआ है कि किसी सोसाइटी में जो उनका आरडब्ल्यू है, उन्होंने काम करने के लिए, आरडब्ल्यू ने काम, जो टैंक है, जो छत पे टंकी रखी हुई होती है, उसकी सफाई के लिए एबीसी एंड कंपनी को काम दिया। ठीक है, कि आप सफाई कर देना। इन्होंने ना ही इनवॉइस इशू किया, ना ही पेमेंट इशू करी, और ना ही पता चल रहा है कि सर्विसेज कब प्रोवाइड की। हाँ, आरडब्ल्यू के बुक्स में 4 अप्रैल को पेमेंट जरूर दिखाया है कि 4 अप्रैल को कैश में पेमेंट करी है इन्होंने। ठीक है, तो जब जब एज पर प्रोविजन के अकॉर्डिंगली नहीं निकाल पाएंगे, तो हम रिसिपेंट के पास जाएंगे, रिसिपेंट के बुक्स में जो एंट्री आ रही होगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। The time of supply can't be determined by the provision as neither the invoice has been issued nor the date of service is available or the date of payment in the books of supplier is also available. Therefore, जब रिसिपिएंट अपनी रिसिप्ट ऑफ सर्विस दिखाएगा अपनी बुक्स में, तो उस दिन हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इस केस में 4 अप्रैल हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एक्सेस पेमेंट अप टू 1,000, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें क्या है सर, इसमें बोला है, मान लीजिए इनवॉइस इशू किया, इनवॉइस इशू किया 4,500 का, बट कस्टमर ने क्या किया, 5,000 पेमेंट कर दिया, 5,000 पेमेंट कर दिया, 500 एक्स्ट्रा आ गया। हाँ सर, तो इसके लिए बोला गया ये जो 500 है, अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट करेगा इसको,
नेक्स्ट इनवॉइस में इसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो इसके पास ऑप्शन है कि जो नेक्स्ट इनवॉइस की डेट होगी उस डेट को ये टाइम ऑफ सप्लाई मान सकता है इस 500 के लिए। ओके ओके सर, तो 45,000 के लिए सॉरी 4500 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई हमारा ये बन गया, और जो 500 है इसको अगले बिल में एडजस्ट करेगा, तो अगले बिल के टाइम पे ये उस बिल में जो निकल के आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ओके ओके सर, ये इसके ऊपर है। चलिए अब देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस कैसे निकलेगा। तो आरसीएम के केस में बोला गया है, आरसीएम के केस में बोला गया है कि डेट ऑफ पेमेंट माने जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट करी, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ठीक है सर। इन केस इस प्रोविजन से हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो रिसिपिएंट है उसने अपनी बुक्स के अंदर कब एंट्री करी है, जब एंट्री करी होगी तो वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। सर डेट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, जिस दिन रिसिपिएंट ने बुक्स में एंट्री करी या उसके बैंक से डेबिट हुआ, दोनों में से जो भी अर्लियर हुआ वो हमारा डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा। ठीक है, द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द रिसिपिएंट्स बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो सिंपल सी बात है, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो सप्लायर की तरफ से देखना है, आरसीएम का है तो आरसीएम रिसिपिएंट की तरफ से देखना है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आता है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एसोसिएट इंटरप्राइजेस। एसोसिएट इंटरप्राइजेस कौन होते हैं, जो कि हमारा इनकम टैक्स के अंदर बोला गया है। इनकम टैक्स के अंदर एसोसिएट इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन दे रखी है, वो इंटरप्राइजेस जो एक दूसरे को कंट्रोल कर सके, सिंपल मीनिंग में एक दूसरे को कंट्रोल कर सके। तो एक एसोसिएट्स आपका इंडिया से बाहर है मान लीजिए, एक आपका यूएसए में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है। ठीक है, और इससे कुछ सर्विस ली है इन्होंने, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। हाँ सर, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो बोला गया है डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस, जिस दिन पेमेंट करी वो डेट, या फिर डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बुक्स में जिस दिन एंट्री करी वो डेट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, दोनों उसमें से जो भी अर्लियर हो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एसोसिएट्स इंटरप्राइजेस। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। Determine the time of supply from the given information. Assume that the service being supplied is a taxable under reverse charge. ठीक है, रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल है, हमें बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। मई 4, द सप्लायर ऑफ सर्विस इशू इनवॉइस फॉर द service provided. There is a dispute about the amount payable and amount payment is delayed. August 21, payment made to the supplier of service. तो क्या बोला है, आरसीएम का केस है। मई 4 मई को क्या किया है, इनवॉइस इशू कर दिया है, और अगस्त 21 को पेमेंट हुआ है जाके। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, 4 मई से 61 डेज काउंट करना है, तो ये हमारा आएगा 4 जुलाई को, 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो ये और पेमेंट दोनों में जो भी अर्लियर हो, कौन सा अर्लियर है सर, जुलाई 4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर।
Example A, determine the time of supply from the given information. 4 May, a German company issues email informing its associate enterprises ABC Limited of a cost of technical services provided to it, which was recorded in the ABC Limited's book on 1st May. Okay. July 2, ABC Limited transfer the amount to the account of German company. तो इसमें 3 डेट्स आ रही हैं. 1 मई को ABC जो रिसिपिएंट है उसने एंट्री करी बुक्स में. मई 4 को जो जर्मन कंपनी है उसने इंटीमेशन भेजी. ठीक है. और जुलाई 2 को पेमेंट करी है. ABC ने पेमेंट करी है. तो एसोसिएट इंटरप्राइजेज के केस में हमें क्या देखना है, जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. तो इसको और इसको कंपेयर करना है, दोनों में से अर्लियर कौन है, 1 मई. तो 1 मई हमारा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. ओके ओके सर. चलिए अब आगे चलते हैं. उसके बाद वाउचर का केस सर्विसेज के लिए भी आ सकता है. तो वाउचर जहाँ पे इशू हो रहा है उस टाइम पे हमें पता है कि इसके अगेंस्ट कौन सी सर्विसेज अवेल करने वाला है सामने वाला. तो इशू के टाइम पे ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. जब वाउचर इशू होगा उसी टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा. और इशू ऑफ वाउचर के टाइम पे नहीं पता कि इसके अगेंस्ट कौन सी सर्विसेज लेगा सामने वाला. तो उस टाइम पे जब वो वाउचर को रिडीम करके इसके अगेंस्ट सर्विसेज लेगा तो उस टाइम पे वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. ओके ओके सर. रेसिडुअल केस में अगर रिटर्न फाइल करना है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. और इसके अलावा कोई और केस है तो जिस दिन जीएसटी का पेमेंट किया वो डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी. देन इंटरेस्ट लेट फी के लिए मान लीजिए कोई सर्विस देनी थी, सर्विस दे दी, उसका पेमेंट करना था, बट पेमेंट बियॉन्ड डेट जो कॉन्टैक्ट में था उसके बाद किया. तो उसके लिए क्या किया सप्लायर ने, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया. तो इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा, जब इंटरेस्ट उसको रिसीव होगा. जब इंटरेस्ट उसको रिसीव होगा. ओके. जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव होगा, लेट फी रिसीव होगा, वो डेट क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी हमारी. ओके ओके सर. तो ये था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर. टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर. इसके क्वेश्चन आंसर खुद से ट्राई करने हैं, बहुत ही सिंपल है. अगर कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं भी कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो आप खुद से ट्राई कीजिए. नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही. ओके ओके. चलिए तो आज की क्लास यहीं तक. थैंक यू. टेक केयर. गुड बाय.